Am I audible? Am I audible? Audible? Okay. तो ये देखो, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी ऑफ जेई मेन 2024 का। तो ये मैंने जो एनालिसिस किया हुआ है बेसिकली वो चैप्टर्स है जनवरी 2023 और अप्रैल 2023 एंड जून 2022 के। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम मूल कंसेप्ट की बात करें तो मूल कंसेप्ट में अगला और एक और है इसमें चैप्टर बेसिकली कि वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोनों को मिला करके जैसे यहाँ 14 13 सवाल आए हुए और बहुत बेसिक से सवाल है, कुछ ज्यादा उसमें वो नहीं है। इसको और रेडॉक्स को मिला करके अराउंड 20 और 25 के बीच में टोटल सवाल बनते हैं। यानी कि हमारे पास 12 पेपर हैं टोटल। किसी भी फेज की बात करें तो 12 पेपर में अगर मेरे पास 20 सवाल आ रहे हैं तो मतलब 1.5 से ज्यादा एवरेज आ रहा है। यानी कि आपको 2 सवाल, किसी को 2 मिलेंगे और किसी को मिनिमम 1 सवाल मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखें कि मूल कंसेप्ट सारे बच्चों को तैयार करना चाहिए और इसके जो मैं सवाल कराऊंगा डेफिनेटली वहां से बहुत सारे आपको मतलब एज इट इज कई सारे बच्चों को सवाल मिलने चाहिए। इसी तरह से बात करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2023 में यानी जनवरी 2023 में 14 सवाल आए, यहाँ पर 15 आए अप्रैल में और इसमें भी 14 आए। 14 सवाल का मतलब है कि एक सवाल तो मिनिमम आया ही है, 1 क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ पर क्या है, आया ही है। किसी भी तरह से देख लें हम कि 14 15 14। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं तो उसके 2 फायदे हैं कि फिजिक्स में भी सवाल आपका पूछा जाएगा वहां पर। फिजिक्स में भी मिनिमम 2 सवाल क्योंकि फिजिक्स में और ज्यादा आता है। वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो 9 सवाल, 9 9 8 तीनों में देख लो ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चंस का अंतर है, बाकी के सब में एज इट इज है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 सवाल है। 18 सवाल का मतलब इसमें बहुत सारे सवाल केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। अगर हम एस ब्लॉक नहीं भी पढ़ाए मान लो तब भी हम ये वाले सवाल जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग की जगह जहाँ से मैंने यहाँ पर ये मतलब चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस का जो एनालिसिस लिया हुआ है उसमें वो 18 दिखा रहा है, लेकिन 18 नहीं है। हम ये मान सकते हैं 7 8 सवाल, बाकी के सारे क्या है केमिकल बॉन्डिंग वाले। सिमिलरली ये 16 है, ये 11 है। तो यहाँ पे कम सवाल लिए हैं इस वाले पार्ट में, वही बॉन्डिंग में क्वेश्चंस क्या है वो बढ़ जा रहे हैं। अब आप देखो कि आपको ये सारे के सारे क्या 11th वाले बहुत ही बेसिक चैप्टर हैं। एस ब्लॉक के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, आप एनसीईआरटी 2 3 बार पढ़ लो और जहां जहां पर मेन जो चीजें दी हुई है उसको टिक कर लो, उसी से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। ज्यादातर मैक्सिमम जो सवाल है इसके वो बॉन्डिंग से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये वाली बात क्लियर हो गई होगी सबको। तो यहाँ पर देखा हमने कि मूल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये 3 चैप्टर तो हमारे बहुत ही बेसिक हो गए। ये तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिना इनके तो कुछ है ही नहीं। इसी तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट भी पढ़ डालो, एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं आ रहा है सवाल। एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार पढ़ लो आप एस ब्लॉक के लिए। तो ये मैंने 4 चैप्टर का भी यहाँ पर दिखाया। अब अगले वाले चैप्टर्स का देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स का देखें
तो ये केमिकल बॉन्डिंग के देखो यहाँ पर 10, 22, 14। तो ये वाले जो 10 सवाल है बेसिकली, जो पीछे वाले जो चैप्टर में बहुत ज्यादा सवाल दिखा रहा था ना, वो 18 है। तो वो इसमें से 8 तो मिनिमम आप इधर निकाल दो, यानी कि 18 से 20 सवाल 12 पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, सारे पेपर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे बॉन्डिंग से हैं ही, बल्कि और ज्यादा है। अगर केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो जैसे 10 मैंने वहां से ले लिए और ये 20, यानी 40 सवाल हो गए। 40 सवाल का मतलब 12 पेपर में ऑन एन एवरेज 3.3, 4 से मिनिमम 4 सवाल आएंगे ही आएंगे। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के सिर्फ यहीं पर भी नहीं है, जो आगे जो है हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पर भी बहुत सारे सवाल जो है वो बॉन्डिंग वाले ही हैं। क्योंकि मान लो किसी की ज्योमेट्री पूछी है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये उसने कहा क्या है कि यहाँ पर पी ब्लॉक में ले लिया है, लेकिन एक्चुअली है वो बॉन्डिंग का सवाल। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आप देखो कि कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग दोनों, कोऑर्डिनेशन में बस क्या डिफरेंस है, एक तो आईयूपीएसी नेम आ जाएगा और आइसोमेरिक, बाकी का बॉन्डिंग सेम है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ लो और एस ब्लॉक, बाकी का ये केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और कुछ भी मत पढ़ो। अगर आपका जो मेन एम है कि हम 60 क्वेश्चन मतलब 60% के आसपास केमिस्ट्री में ले आए, तो बहुत इजीली इन वाले चैप्टर से, क्योंकि सारे के सारे इनऑर्गेनिक के सवाल, ये 2-3 सवाल को छोड़ दें हम, बाकी के सारे क्या है, बॉन्डिंग रिलेटेड है। केमिकल बॉन्डिंग से बाहर कुछ भी नहीं है, पहले भी मैं बता रहा था। और जो मैंने एक इंटरव्यू अभी कराया था एक बच्चे का, जो मेरा स्टूडेंट ही था बैंगलोर में, तो वो भी यही वाली बात बता रहा था कि एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ। और भी मैं बच्चों का ओपिनियन लूंगा। अब बात आती है गैसियस स्टेट, तो ये गैसियस स्टेट तो हटा दिया, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर था वहां पर, ये इसको तो यहाँ से क्या है हटा दिया इस बार। तो फिर भी इसमें कोई ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो इस ये हमको पहले भी नहीं पढ़ने की जरूरत थी अब, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा तो बेसिक नॉलेज हमको चाहिए कि भाई गैस क्या होती है, मोलर वॉल्यूम क्या हुआ गैस का, एक मोल में कितने कितने लीटर में एक मोल होगा एसटीपी पर, तो वो तो क्या है थर्मोडायनेमिक्स में भी जरूरत पड़ेगी। रेडॉक्स कंपाउंड मैंने यहाँ पर ये ले लिया, देखो रेडॉक्स कंपाउंड और एटॉमिक स्ट्रक्चर मिला करके, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो कितना था यहाँ पर, ये 14 सवाल, और इस वाले में 15, 14, 15 यही मान लेते हैं। यहाँ पर रेडॉक्स में देख लें कितने, 9, यानी 15 और 9 कितना हो गया, 24 सवाल। यहाँ 11 है, इसी तरह से पिछले में भी है, और यहाँ पर 7, तो दोनों को मिला करके 24 सवाल है। 24 सवाल का मतलब क्या हो गया कि आपको 2 सवाल हर पेपर में मिल रहे हैं। तो मोल कंसेप्ट तो हमारा प्राइमरी मतलब बेसिक चैप्टर हो ही गया, उसके साथ रेडॉक्स में भी क्या बस एक एन फैक्टर रहता है और तो कुछ है नहीं। तो बाकी का ये चैप्टर तो मोल कंसेप्ट वाला तो सारे बच्चों को तैयार करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि इस वाले चैप्टर का तो और भी जगह पे बहुत सारा एप्लीकेशन है। मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेशन है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, मास बाई वॉल्यूम है, इस तरह की कैलकुलेशन है। और फिर बहुत ही बेसिक चीजें जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह है, तो वो दोनों में आ जाता है, फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर क्या है कि बहुत ही बेसिक हो गया, ये सारे बच्चों को करना ही पड़ेगा। जो कल मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स कंपाउंड से ही कराऊंगा, इंपॉर्टेंट में क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद फिर अगला चैप्टर देखेंगे। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पर 9 सवाल है, यहाँ 19 है या 14। यहाँ 9 का मतलब क्या है कि गैसियस स्टेट और इसके दोनों को मिला करके एक सवाल तो मिनिमम मान ही लो। यहाँ पर 2 सवाल हो गए, यहाँ भी 2 सवाल हो गए। अब गैसियस स्टेट रहा नहीं तो इसको कंपनसेट कहाँ पर करेगा, वो थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा साइन का अंतर हो जाता है, प्लस क्या है कि वो जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है वो अलग है।
लेकिन फर्स्ट पार्ट तो यानी थर्मोडायनेमिक्स पार्ट तो आपको करना ही है, फिजिक्स में भी करना है और यहाँ भी करना है, और टफ भी नहीं है, आसान है ये। तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो ज्यादा उन्होंने मेहनत नहीं किया है, तो उनको एक ये वाला चैप्टर करना चाहिए। यहाँ तक तो वो सारे हैं ही, यहाँ से तो यहाँ तक तो कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, जो भी सिलेक्शन लेना चाहता है विद रेस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पेपर के हिसाब से अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो ये वाला पार्ट तो हमको करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं हम। अब देखो कि केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों को मिलाकर के 11 और 9 20 सवाल, 7 और 5 12। अब केमिकल इक्विलिब्रियम भी क्या है कि थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कुछ सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम के इसमें इस वाले पार्ट में डाल दिए उन्होंने। इस वाले पार्ट में कुछ सवाल यहाँ से ले लिए, ये वाले पार्ट से देखो। थर्मोडायनामिक्स के यहाँ 19 है और ये केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ 5 ही दिया है। तो यहाँ पर कुछ सवाल क्या है कि इधर से वो यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन रहता है डेल्टा जी के साथ में रहता ही रहता है, तो उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पर वो ले लिया है। तो थर्मोडायनामिक्स करते हैं, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक भी हो जाए। रेडॉक्स हो गया, गैसियस स्टेट को हमने छोड़ दिया। तो ये तो क्या है, बेसिक पार्ट हो गया। इसके अलावा अगर आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल में कुछ भी नहीं पढ़ते ना, मतलब आप पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि 12th में केमिकल काइनेटिक्स है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। फिर भी अगर जो बच्चे नहीं करना चाहते तो इस वाले पार्ट को छोड़ सकते हो आप, इस वाले पार्ट से छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारा क्या है, मेन एम 60 to 70% मार्क्स लाने का है। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, और जो जिसका टारगेट अंडर 100 है या अंडर 10 है, उसको तो भैया कुछ छोड़ना ही नहीं, उसको तो सारा करना पड़ेगा। अब अगले चैप्टर्स की बात करते हैं, तो मीडियोकर बच्चे जिनके पूरी साल दोनों साल में ठीक से तैयारी नहीं हो पाई है किसी भी कारणवश, तो वो ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। अब आगे देखें हम, तो नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करते हैं। अभी हमारे पास में जो टाइम है, आज जैसे तारीख हो गई 11/24 से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सवा महीना है, सवा महीना से ज्यादा ही है, 1.5 महीना मान लो, क्योंकि 24 से शुरू होंगे तो एक ही बहुत ही कम बच्चों का होगा फर्स्ट डे में, और जिनका नहीं है उनको के पास तो पूरा 1.5 महीना है। तो आप इस तरह से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आगे की बात देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ये देखो, ये सॉल्यूशन हो गया, इसको हटा दिया है। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया है आपका। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हटा दी है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को तो बहुत अच्छे से पढ़ लो। यहाँ का जो पार्ट है बेसिकली वो वहीं पे कंपनसेट होगा, मतलब वहां से और ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तो कई सारे चैप्टर को हटाया है इस साल। अब देखते हैं कि अब 12th का जो एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने 12th नहीं किया है इसी साल जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको तो भैया ये सारे चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे तीनों, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि आपको 12th में भी तो पास होना है। 12th में अगर नहीं पास होना है तो बात अलग है भैया, किसी की कोई हो, मतलब इस तरह की जुगाड़ कि वो डायरेक्टली किसी और को बिठा दे, कई जगह पे पहले हो जाता था, अब तो पता नहीं है। तो इस तरह से ये तीनों चैप्टर तो आपको तैयार करने ही है, हर हालत में तीनों चैप्टर तैयार करें। और बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हो तो जेई मेन का भी लेवल वही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा कोई कोई क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, नहीं ज्यादातर तो क्या है, फॉर्मूला बेस्ड ही है, डायरेक्ट सवाल है। सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया, यहाँ पर ये भी ऑलमोस्ट हटा दिया है कि इसकी सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिलेटेड, मतलब पी ब्लॉक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और उनके जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी कंपाउंड्स की।
बाकी का पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब कुछ है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट से देखो यहाँ पे 16 सवाल, यहाँ 9, यहाँ 14। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी 16 में से 10 सवाल, मिनिमम 10 सवाल तो क्या है कि कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और बॉन्डिंग से रिलेटेड है। कई सारे जगह पर उन्होंने पूछा हुआ है कि आयंस दिए हुए उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अरे तो भैया आयन दिए तो कॉन्फ़िगरेशन तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ लेते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट भी वहीं पे बताना सिखा देते हैं। तो वो वाले अब क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही ज्यादा रहते हैं, 3D सीरीज के टाइटेनियम हो गया, Ti3 पॉजिटिव हो गया या Ti पॉजिटिव है, Cr3 पॉजिटिव हो गया, Mn2 पॉजिटिव हो गया, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। तो वो सारे के जो सवाल है वो रिलेटेड है किससे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो वो भी यहाँ पर इन्होंने यहीं पे ले लिए। जो इनकी कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो ना के बराबर है, 1 या 2 क्वेश्चन है। बाकी के सारे क्वेश्चन हम केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक उसमें मूल कंसेप्ट में भी पूछ लेते, क्योंकि वो रेडॉक्स वाले में इनका जैसे KMnO4 का किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्शन दे दिया और उसका अमाउंट पूछ लेगा कि कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, या फिर उसकी कोफिशिएंट बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये तो क्या रेडॉक्स का ही पार्ट हो गया, पर वो यहाँ पर ऐसे सवालों को भी इसी में इंक्लूड कर लिया है उसने। अब बात करते हैं हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद में। नेक्स्ट लेते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी को हटा दिया है, जरूरत नहीं है अब। तो इसके भी प्रैक्टिकल इसके भी जो क्वेश्चंस है वो कंपनसेट कराएगा, या तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में करा देगा। प्रैक्टिकल का मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो हम टेस्ट वगैरह। तो ये प्रैक्टिकल तो आपको वैसे भी देना है 12th में। एसिड रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स, उन सब की बातें ऐसे ही पढ़नी है। तो ये आपको ठीक से तैयार करना ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो देना ही पड़ेगा। हालांकि इसके जो क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो भी डी ब्लॉक में ही ले लिए हैं उसने। जो रेडिकल्स है जैसे Cu2 पॉजिटिव के जो उसको आइडेंटिफाई करने का जो टेस्ट है, या Fe3 पॉजिटिव वाला है, वो भी उसने वहां पे ले लिया है। तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल देना ही देना है और एग्जाम में भी पूछे जाएंगे तुम्हारे बोर्ड के में, और यहाँ पर भी वहाँ के कुछ सवाल इधर, यहाँ के कुछ सवाल उसने उधर ले लिए। अब बात करते हैं हम GOC की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हो रही है, यानी GOC से। तो देखो ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ अगर 2 ही चैप्टर आप तैयार कर लेते हो ना, मैं 12th वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, 12th पास वालों की भी बात कर रहा हूँ, मेनली 12th पास वालों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हेलो एल्केन तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो तो क्या है हमारे 12th में है, पर ये वाले चैप्टर्स को भी सॉल्व करने के लिए अगर बहुत अच्छे से आप GOC और हाइड्रोकार्बन, GOC में क्या है आइसोमेरिज भी आ गया, यही से देख लो। तीनों सालों, तीनों सीजन के जो पेपर्स हैं उनका जो समय यहाँ 21 सवाल है या 22 है या 22 है, सब में 2-2 सवाल पूछे हुए, हर पेपर में 2 सवाल है GOC से रिलेटेड। पर हाइड्रोकार्बन को भी मिला दें तो हमारे क्या है 4-4 सवाल बन जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की बहुत सारी जो रिएक्शन है वो इन्होंने यहाँ ले लिए। जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन के कई सारे सवाल, वोल कृष्णा रिडक्शन के कई सारे सवाल उन्होंने कहाँ पे ले लिए, एल्डिहाइड कीटोन में ले लिए। पर एल्किन की प्रिपरेशन में पढ़ते ही हम वोल कृष्णर और क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों। ग्रिग्नार रीजेंट से जो एल्किन बनाते हैं वो हेलो एल्किन में ले लिया है। तो ग्रिग्नार रीजेंट के भी सवाल हम हाइड्रोकार्बन में ही ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन में। कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, GOC और हाइड्रोकार्बन। अब हेलो के एल्केन में क्या पढ़ना है आपको, इसमें और कुछ बचता ही नहीं है, SN1 और SN2 और ठीक से देख लो, और तो कुछ है ही नहीं, यही से सवाल पूछेगा आपको। नॉर्मल 60 से 70% लाने के लिए वो बात कर रहा हूँ। और हमारा अगर एम ही है अंडर 10 या अंडर 100 का, तो उनके लिए तो ये वाला कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, जो एनालिसिस है।
उनका तो अपना पहले से ही तैयारी चल रही है, वो तो 2 साल में एक दिन भी उन्होंने खराब नहीं किया है। तो जेईई मेन में रैंक ठीक-ठाक लेके आनी है, जिससे कि आईआईटी में मान लो हमारा नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम एनआईटी में अच्छी रैंक के साथ में अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा हमको। ये वाली बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब बात करते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की जो बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं, मतलब अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है वो हमने एल्कीन में ही पढ़ी हुई है। इसकी प्रिपरेशन एनो एल्केन में भी पड़ी है, यानी SN1 SN2 से जो बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो क्या है, मैक्सिमम इंटरलिंक्ड है। एल्डिहाइड कीटोन के बाद में अगर देखें हम, मतलब उनकी वो वाली रिएक्शन, नेम रिएक्शंस को छोड़ देते हो, बाकी का सब कुछ इंटरलिंक्ड है। मैक्सिमम चीजें क्या है यहाँ पर, इंटरलिंक्ड है। ठीक है ना। तो अल्कोहल उनको तो पढ़ना पड़ेगा जो बच्चे 12th में हैं। बाकी के बच्चों को ये देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम इस वाले पार्ट में एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में तो बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं। तो वो नेम रिएक्शन, अगर आप बोर्ड में भी नेम रिएक्शन पे सवाल पूछा जाता है, तो वो अगर तैयार कर लिए तो देखो एल्डिहाइड कीटोन में यहाँ पर 7 से 12 सवाल, 8 सवाल, 9 सवाल। ये अल्कोहल में 7, 14, 14। तो ये जो 14, 14 में क्या है, बहुत सारे सवाल क्या है, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, एल्कीन से रिलेटेड है, एल्कीन और एल्केन से रिलेटेड है। मेरा जो कहने का मतलब है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों से जो पढ़ा रहे हैं, कि मैक्सिमम जो सवाल है हमारे ऑर्गेनिक में, अगर जीओसी बहुत अच्छे से तैयार है हमारी, और हाइड्रोकार्बन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो अगर मान लो कि 9-25 में से सपोज करो कि 9 सवाल हमारे ऑर्गेनिक में पूछ रहा है, तो मिनिमम 7 सवाल तो आपको इन्हीं 2 चैप्टर से मिल ही जाएंगे। 6 से 7 सवाल आपने अगर ये अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, अच्छे से कंसेप्ट इसका क्लियर है, तो 6 से 7 सवाल हम कर ही सकते हैं आउट ऑफ 9। अगर 9 पूछ रहा है तो 8 पूछ रहा है तो 6 सवाल मान लो। एल्डिहाइड कीटोन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नेम रिएक्शन है, तो जो बच्चे 12th नहीं दे रहे तो वो इस वाले को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नेम रिएक्शन है, उतना ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है उनको, और ना ही अभी हमारे पास में उतना टाइम है। तो एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन वगैरह भी हम वहीं पे एल्कीन्स में पढ़ लेते हैं। जैसे ओजोरोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेटिव ओजोरोलिसिस है, ऑक्सीडेशन बाई या क्लीवेज बाई हॉट KMnO4 है, एसिडिफाइड KMnO4 एल्कीन में, तो वो सारी रिएक्शन भी हम, मतलब जो इनकी प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो वही पढ़ लेते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट में हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड के वैसे भी यहाँ पे ज्यादा सवाल नहीं लिए हुए हैं, वो इसने बस ये सोच करके यहाँ पर डाल दिए कि वहाँ COH ग्रुप है, लेकिन वो है पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि इनकी जो सारी प्रिपरेशंस है, सारे के सारे मैक्सिमम प्रिपरेशन कहाँ पर तक पढ़ चुके होंगे हम, एल्डिहाइड कीटोन तक, उनकी रिएक्शंस, इनकी प्रिपरेशन। इसके बाद में जो और लेंथी चैप्टर हो जाता है थोड़ा सा, ये क्या है, हमारा एमाइंस है। एमाइंस की भी बहुत सारी रिएक्शन हम क्या है कि वो एल्कीन की प्रिपरेशन में, जैसे हॉफमैन एलिमिनेशन हो गया, क्वाटरनरी एल्काइल अमोनियम सॉल्ट से जो मिलता है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, या फिर एल्कोहल्स की प्रिपरेशन है, प्राइमरी एल्कोहल्स जो बनाते हैं हम, प्राइमरी अमाइन से जो एल्कोहल बनाते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा विद HNO2। तो एमाइंस में भी 50% आपका पार्ट क्या वही हो गया, और नया पार्ट पढ़ने की जरूरत है नहीं। बायोमोलिक्यूल्स तो पूरा पढ़ लीजिए, एक सवाल मिनिमम मिलेगा ही, और आसान है नहीं, थोड़े से स्ट्रक्चर्स हैं एमिनो एसिड वगैरह के, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, और फिर क्या है कि ये बोर्ड में भी आ रहा है, तो इसलिए इसलिए एक वाला पार्ट क्या है आपको पढ़ना ही है।
इसको पढ़ लीजिए ठीक से, बायोमोलिक्यूल्स को। पॉलीमर हटा दिया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दिया, और अगला और एक और टॉपिक है हाइड्रोजन वाला, वो भी हटा दिया है। लेकिन हाइड्रोजन वाले में देखेंगे अगर मैं, तो उसका भी एनालिसिस यहीं पे देख लेता हूँ एक बार, कि ये 12 सवाल आए, ये 9 सवाल आए, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। तो जो 12 सवाल है, इसमें 8 सवाल तो हमारे किससे रिलेटेड है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया, तो वो यहाँ का सवाल है ही नहीं। वो कहाँ का सवाल है? वो तो भैया स्टोइकियोमेट्री का है, मोल कंसेप्ट का है, रेडॉक्स वाले पार्ट में है। उस तरह के जो हाइड्रोजन से रिलेटेड सवाल है, यानी कि हाइड्रोजन की जो बहुत ही स्पेसिफाइड चीजें हैं वही हटी हैं। अब हाइड्रोजन तो सब चैप्टर से कोरिलेटेड है ना, हर चीज में है, तो यहाँ पे इस तरह से तो हम देखेंगे नहीं। बस खाली जो एक चैप्टर जो दिया हुआ था वो हटाया है। हाइड्रोजन तो हट नहीं सकता ना केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में बिना इसके कुछ है ही नहीं पूरी में। तो ये वाली बात हुई। अब आप देखो कि पॉलीमर हटा दिया, पॉलीमर्स में भी जो हटाया है बेसिकली वो चैप्टर का नाम ही हटाया है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन जो है एल्डिहाइड कीटोन की या और भी कंपाउंड्स, एल्कीन्स की, वहां तो पूछ ही लेगा भैया एल्कीन की रिएक्शन है, एल्कीन का पॉलीमराइजेशन हो गया तो पॉलीइथाइलिन मिल गई, या पीवीसी मिल गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल गया, तो वो तो एल्कीन की रिएक्शन है ना। उसका पॉलीमर चैप्टर में लो या मत लो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वहां पूछेगा, वहां के हिसाब से वो कह देगा। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारी जो मेडिसिन वगैरह है या बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारे ऑर्गेनिक के दूसरे चैप्टरों में भी हैं, तो इस चैप्टर को आप पढ़ो। ये मतलब ये हटा दिया है, नाम के लिए हटा दिया है, जैसे दवाइयों के जो नाम है वो नहीं पूछेगा, लेकिन जो केमिस्ट्री में जैसे हम एस्पिरिन बनाते हैं फिनॉल से, वो तो पूछेगा एस्पिरिन का फॉर्मूला या मेथड जो बना रहे हैं फिनॉल से, वो भले ही यहाँ पर नहीं है लेकिन वहां तो पूछ ही सकता है। बारबीच्यूरेट है, बारबीच्यूरेट्स है। अब वो दवाइयों में यहाँ पे मान लीजिए यूज मतलब यूज करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में तो वहां पे तो हम पढ़ ही रहे हैं ना उनको, क्लास एंड कंडेंसेशन में पढ़ लेते हैं हम उसको, बारबीच्यूरेट्स को, यूरिया की जो रिएक्शन होती है डीईएम के साथ में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का कह सकते हैं कि इसका हमारे पास में कोई ज्यादा वो यहाँ लेना देना है नहीं बाकी के चैप्टर से, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसी से रिलेटेड, जैसे बीओडी वगैरह की जो वैल्यू पूछता था, ये बेसिकली क्या बायो से रिलेटेड ज्यादा हो गया ये वाला चैप्टर। तो ये सारे के सारे चैप्टर हो गए हमारे पास में। अब आप क्या करोगे, देखो कि मैं चैप्टरों के एक बार फिर से देख लेता हूँ नाम, कि एक बार तो हमारे पास में क्या हो गया, बेसिक में मूल कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि 2 सवाल, मतलब 2 पार्ट में हो गया, 2 जगह आएगा, यहाँ भी आएगा और फिजिक्स में भी आएगा, तो डबल बेनिफिट है वहाँ मॉडर्न फिजिक्स में आपके 12th वाले सिलेबस में। इसमें भी कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं है। तीसरी बात हो जाती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से तैयार कर लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो उसको, पहले एक बार ऐसे नोवेल की तरह से रीडिंग मार लो, दूसरी बार में थोड़ा सा उसको समझ समझ के पढ़ो, तीसरी बार में और अंडरलाइन कर लो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, पी वाई क्यू देखते जाओ, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना उसके पी वाई क्यू और रख लो सामने, 2023 के रख लो, 2022 के रख लो, तो उससे क्या होगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से आई हुई हैं, ये आपको और वहाँ पे आइडिया लगेगा पढ़ते समय, और कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने में, हाँ जो मैंने जो पढ़ा है इससे रिलेटेड तो यहाँ पर ये सवाल आया। एनसीईआरटी के एक लाइन से ही सवाल बना लेता है वो इनऑर्गेनिक में, तो एनसीईआरटी क्या है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ओनली फॉर इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। फिजिकल में भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो, थ्योरी बहुत अच्छा है एनसीईआरटी का। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद में सिलेक्शन के लिए तो मेरे पास में यही चैप्टर बहुत है, अगर मैं इतने कर लेता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सिलेक्शन का मतलब है मेरा कि जेई मेन में अंडर 10,000 है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्या, ऑर्गेनिक की।
ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हमारे पास में जीओसी हो गया एंड हाइड्रोकार्बन। 2 चैप्टर कर लो भैया, इससे और ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब तुमने 2 साल कुछ पढ़ा नहीं है, अभी ये 15 डेढ़ महीना पढ़ लेते हो तो आपको केमिस्ट्री में 60 से 70 नंबर इजीली मिल सकते हैं, अगर मेरी बात मान लो इस तरह से। खैर मैं तो यहाँ पढ़ाता था, वहां तो इस तरह के बच्चे थे नहीं, वो सारे के सारे अंडर 10 अंडर 100, और कोई कोई बच्चा जो रहता था वो 5000 में जाता था, या किसी की जो किस्मत खराब है, जैसे मेरे इस बच्चे का इंटरव्यू छपा भी, उसका मैथमेटिक्स की वजह से पूरा खेल ही खराब हो गया। अब और देख लो कि जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन हो गया ऑर्गेनिक के लिए, और 12th वाले हो तो बायोमोलिक्यूल भी पढ़ लो। बायोमोलिक्यूल्स अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपके 50%, 60%, 70% तक नंबर कहीं नहीं गए। थोड़ा तो कई सारे सवाल तो क्या पहले से कोर रिलेटेड होते हैं, थोड़ी वहीं पर बुद्धि लगानी पड़ती है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये वाले चैप्टर हो गए केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन। आपको केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन से 4 से 5 सवाल जेई मेंस में मिलेंगे ही मिलेंगे। 5 सवाल का नंबर हो गया 20, 5 सवाल का मतलब हो गया 20%, क्योंकि 25 सवाल सॉल्व करने हैं। इसी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2 सवाल तो थे ही हमारे, कोरिलेट हो रही थी बहुत सारी चीजें। इसके कई सारे सवाल उन्होंने डी ब्लॉक में डाल दिए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट में पूछ लेता है, यहाँ पे उसने डाला हुआ है। तो डी ब्लॉक में, सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सवाल है, अब वो एलिमेंट तो डी में भी आ सकता है, पी में भी आ सकता है, एस में भी आ सकता है। अब उसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से जो रिलेटेड सवाल है, वो यहीं पर आएंगे। तो ये क्लियर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने 2 साल ठीक से पढ़ाई नहीं की है, मस्ती में रहे हैं, और अभी वो चाहते हैं जेई मेन में हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक ठाक रैंक आ जाए। जेई मेन में सिलेक्शन का मतलब है कि भैया 15,000 तो वो ऐसे ही निकल गए जेई एडवांस वाले, और जो दूसरे जो कॉलेजेस में चले जाते हैं, आईसर के हो गए, या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, आईआईएसटी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, या आईसर वाले जो कॉलेजेस हैं। और कुछ बच्चे 1500 से 2000 बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, उनके पास में अच्छी, मतलब सेट के थ्रू उनको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो चले जाते हैं। जैसे बेंगलोर में ही 2020 का जो टॉपर था, फर्स्ट रैंक था जेई मेन में, उसको पार्डी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी उसको स्कॉलरशिप मिल गई, तो उसने यहाँ आईआईटी का एडवांस भी बड़ी मुश्किल से दिया, उसको बुलाया, उसके कॉलेज वालों ने किराया भाड़ा दे करके, चलो भैया एक रैंक आ जाएंगे। तो 2000 के आसपास तो बच्चे क्या विदेशी चले जाएंगे, मतलब जेई एडवांस सिलेक्शन वालों की बात कर रहा हूँ। अब मीडियोकर में अगर 25,000 30,000 के अंदर भी रैंक आ रही है तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। और ये वाली बात है उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने दोनों साल मस्ती मारी हुई है। अभी भी अगर 1.5 महीना पढ़ लेते हो, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स मैथ्स की बात नहीं कर रहा, वहां पे तो अब तुम्हें अपना हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मेरा केमिस्ट्री के हिसाब से है कि आपके 60-70 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, और 60-70 इधर आ जाते हैं, 300 का पेपर है, उधर भैया 20-20 भी लेके आते हो, 25-25 भी लेके आते हो तो 50 नंबर हो इधर हो गए, और 60 नंबर इधर हो गए, तो 110, 110 का मतलब है ठीक ठाक रैंक आपकी आ जाएगी जेई मेन में। ये देख लो। चलो फिर मैं कल से जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये मतलब पिछले सालों का जो अनुभव रहा है हमारा, वो ये कहता है कि जो भी हम सवाल कराते हैं उसमें से 50% के आसपास, 40 to 50% मिनिमम सवाल एज इट इज आते ही आते हैं। डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने सवाल में लैंग्वेज वही रही ऑलमोस्ट, मैंने सवाल में अगर 2 लिया है तो पर 4 ले सकता है, ये वाली बातें हैं। तो इस तरह से देखें
एक सेकंड में देख रहा हूँ जरा। ठीक है ना, और किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। कौन कौन है ऑनलाइन ये देख लेता हूँ मैं। अर्पित है, और कई सारे बच्चे हैं। अब मैं चश्मा लगाया नहीं हूँ तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आप देख लो, फिर कल से हम जो है टेस्ट सीरीज वाला पार्ट जो बोल रहा हूँ मैं, वो शुरू कर रहा हूँ। और मूल कंसेप्ट वाले पहले सवाल मैं लूंगा। उनमें से आपको कई सारे पेपर्स में, अब किसी के पेपर में नहीं भी आ सकता, गारंटी नहीं है। ये मत मानना कि सर ने कहा था कि यही वाले सवाल आएंगे। जो प्रीवियस ईयर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है। एक्सपेक्टेड है, आने चाहिए, क्योंकि पिछले सालों में आते रहे, वहां से बाहर जाएगा नहीं। ये क्या आंकड़ों का अंतर हो सकता है, डेटा का अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का अंतर हो सकता है। मैंने श्याम लिया है तो वो राम दे देंगे। इस तरह के सवालों का रहेगा। तो चलो, मैं अभी तो क्या लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ, और कल से फिर मैं शुरू करूंगा। और किसी की कोई डाउट हो तो भैया मैसेज कर दो, एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं। स्नेहल, चलो ओके देन।